बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे 2 मेहमान हैं जनाब। पहले मेहमान हैं प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब, जिनका ताल्लुक केपीके से है। वो जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा साउथ एशिया बाज़ के कन्वीनर हैं। काफ़ी माशाल्लाह महारत है इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जनाब प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और यानी जिसे कहते हैं ही हैज़ लर्न टू से कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि ठोक बजाकर बात करते हैं। ये मैं वेलकम करता हूँ अब्बास भट्ट साहब को इन द शो। भट्ट साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की सियासत पर। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक़्त एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ पीडीएम है, अपोज़िशन की जमातों की, वो कह रहे हैं कि मिस्टर कुछ को सिलेक्टर कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, मैं सारे नाम नहीं ले सकता। और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, जो हैं इमरान खान साहब, पता नहीं वो मुज़ाकरात का हिस्सा हैं या नहीं हैं, मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं या नहीं, मुख्तलिफ जो है सिग्नल दे रहे हैं। तो एक तो ये देखना है हमने, और दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा झूठ मारने वाला, जो बोलने वाला आदमी है, वो इमरान खान है। ये मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वैसे मेरे अपने नज़रियात भी जो है उनके बारे में कोई ज़्यादा इतने ठीक नहीं है। तो मैं आज चाहूँगा कि बात की जाए ख़ास तौर पर प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब से, क्योंकि केपीके में इमरान खान की पार्टी को हुकूमत करते हुए तकरीबन साढ़े 7 साल होने वाले हैं। ये एक लंबा अरसा है। हमने देखना ये है, क्योंकि उनकी बातें तो बड़ी-बड़ी होती हैं, बड़े-बड़े वो छोड़ते हैं। मसलन एक उन्होंने ये कहा है कि 1 अरब दरख्त हमने लगा दिए हैं। लेकिन लोकल लोग वहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टोरीज़ सुना रहे हैं। इसके अलावा वो मेट्रो जो है ना, वो भी उन्होंने बनाई, पता नहीं चलती है, कभी कभी धक्के लगा रहे होते हैं, कभी बसों को आग लग जाती है। इसी तरीके से करप्शन का मसला है, नैब का मसला है, बेशुमार मसाइल हैं। और अब देखना ये है कि साढ़े 7 सालों में उन्होंने वहाँ पर क्या तब्दीली लाई है। तो प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब, फ्लोर इज़ योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अगर पिछले 7 साल की पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का जायज़ा लिया जाए केपीके में, तो इस एक नशिस्त में तो मुमकिन नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक-एक करके इसका जायज़ा लेते हैं। अगर जो टाइम बचा तो फिर हम उसमें तमाम का जायज़ा ले लेंगे। चलो एक केस स्टडी कर लें, एक केस स्टडी ले लें, कोई कर रहे हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। तो हम हाँ जी, हम पहले आते हैं जैसे आपने कहा कि बिलियंस ट्री सुनामी की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आमतौर पे ऐसा होता है कि इस तरह के मेगा प्रोग्रामों में अक्सर बहुत से सवालिया निशान उठते हैं। और अगर मैं आपको पिछले साल सोमालिया की मिसाल दूँ, सोमालिया में भी एक 1.1 बिलियन ट्री का एक प्रोजेक्ट चला, जिसमें हुकूमत ने एक दावा किया कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर उन्होंने 350 मिलियन दरख्त लगवाए। 12 घंटे के अंदर 350 मिलियन दरख्त। और हुकूमत का दावा था कि इस मुहिम में 12 घंटे की इस मुहिम में 23 मिलियन लोगों ने, यानी 2.5 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने 350 मिलियन दरख्त लगाए। तो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उसके एक लैंड एंड क्लाइमेट ब्रांच के जो हेड हैं, टिम क्रिस्टोफर, उसका कहना था कि ऐसा तो एक आदमी, एवरेज आदमी जो है तो वो 100 दरख्त लगा सकता है एक दिन में। और 350 मिलियन दरख्त लगाने के लिए आपको तकरीबन 90 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके लिए कितनी ज़मीन इस्तेमाल की गई। और इससे पहले भी वो ये कहते हैं कि मनसूबाबंदी की बहुत अहमियत से ज़रूरत है। उस सोमालिया जैसे अफ्रीकी मुल्क में इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट, जो कि वो इतनी देर तेज़ी से मुकम्मल किया जाए, इतनी कितनी अच्छी मनसूबाबंदी की गई होगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि जिसमें 2.5 करोड़ लोग सिर्फ 12 घंटे में 350 मिलियन दरख्त लगाए। तो केपीके में कितने हुए थे लोग? इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम पाकिस्तान के बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जायज़ा लें, तो ये हकीकत पसंदाना हक़ाइक़ और आदाद-ओ-शुमार पर मबनी नहीं है। इसमें तमाम हक़ाइक़ और तमाम चीज़ें बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है। मसलन पहले इस प्रोजेक्ट को मिलियन ट्री कहा गया, फिर अचानक ही 10 मिलियन, और फिर एकदम से बिलियन ट्री कहा गया। तो बहुत से बड़े-बड़े लोगों को भी समझने में देर लगी कि ये क्या हो रहा है।
और फिर अगर आप गौर करें तो ऐसे में दौरा चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करते हुए आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि उन्होंने 5 बिलियन ट्री लगाए। अच्छा अगर सुने तो क्या आप एक जगह कहते हैं 1 बिलियन, किसी जगह 10 बिलियन कहते हैं, किसी जगह 5 बिलियन कहते हैं, यही बात है? बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब अगर आप सोचें तो एक मतलब बड़े-बड़े जो अपोज़िशन लीडर्स हैं और जो दूसरे यानी बड़े तजिया निगार हैं, वो ये कहते हैं मुश्किल से 2 करोड़ के करीब लगे होंगे। 2 करोड़। 2 करोड़। आप सोचें कि 1 बिलियन वो भी सिर्फ़ केपीके में, जो कि एक छोटा सूबा है। तो अगर ये शायद बलूचिस्तान का कहते तो लोग शायद इतनी नौबत ना आती, वो कहते कहीं रेगिस्तान में शायद लगा दिए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी केपीके में लगे हैं। तो केपीके में लगाने के लिए इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें कई करोड़ कनाल की ज़मीन चाहिए। 2 करोड़ कनाल की ज़मीन चाहिए। आप समझें कि 2 करोड़ कनाल की ज़मीन कहाँ से अरेंज की गई होगी। फिर आप इसके ऊपर समझें कि ये प्रॉपर प्लानिंग से होता है, इस तरह से नहीं होता कि आप जो है तो वो जो कहते हैं अंधा रेवड़ियाँ बाँट रहा है। तो अंधे की रेवड़ियाँ तो नहीं है ना, इसको प्रॉपर प्लानिंग से लगाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से 2 दरख्तों के बीच में आपको कम से कम 2 मीटर का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर का फासला रखना होता है। वो रखना पड़ता है, वो तमाम जो ज़मींदार लोग हैं, ज़मींदारी से वाबस्ता हैं, उनको सबको पता है कि दरख्तों के दरमियान कैसा फासला रखा जाता है। तो आप 1 बिलियन के दरमियान ये फासला रखते हुए आप हिसाब लगाएँ, आपको कितनी ज़मीन चाहिए होगी और वो मेरा ज़मीन तो कहाँ से मेरा अरेंज तो मेरा तो मैथ्स ठीक नहीं है, आप ही बता दें कितनी ज़मीन चाहिए है? मैंने आपको बताया कि इसके लिए 2 करोड़ कनाल चाहिए ज़मीन के। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत झूठ बोल रही है? अ, इसमें जैसे कि अभी उन्होंने खुद ही इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई थी। जब अपोज़िशन ने वावेला शुरू किया था तो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी, जिसमें 100 के करीब टॉप के लोग उन्होंने डिसमिस किए, उनको सस्पेंड किया और उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। और जिसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से लेके बहुत बड़े-बड़े पैमाने के 19-19 ग्रेड के लोग शामिल हैं। तो आप सोचें कि इसमें घपला किस पैमाने का हुआ होगा। सुना कि करप्शन काफ़ी हुई है इसमें, लोगों ने काफ़ी माल बनाया है। तो ये करप्शन के ही हवाले से आए हैं। आपको डॉक्टर साहब मैं बताऊँ कि जो एक तो ये जो करप्शन है जो खुफ़िया है। जो सरेआम करप्शन है वो ये है कि इसके लिए जो लेबर हायर की गई, उनको सिर्फ़ ₹5000 दिए गए, जबकि उनसे साइन 15,000 साढ़े 15,000 पे साइन करवाया अच्छा, गया। यानी 5,000 उनको दिया गया और साइन जो किए गए वो 15,000 पर। साढ़े 15,000 15,500 पे। तो ये अखर यानी यानी दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान या उनकी जो टीम के देखा जाए मायार के मुताबिक तो ये तो कोई करप्शन हुई ना। तो अगर आप देखें सीधा-सीधा तो इस मुआवज़े के करप्शन में 2/3 करप्शन हुई है। 60% तो ये करप्शन हुई है। अगर आप 5,000 को 15,000 गिनवाते हैं, तो इसका मतलब है कि 60% तो ये करप्शन हुई है। बट साहब माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, उनको इसका ज़्यादा नॉलेज होगा कैलकुलेशंस का। तो अगर आप देखें, तो 60% ये करप्शन हुई है। और फिर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि इसके ऊपर हुकूमत का जो खर्चा आया है, जो कि टैक्स पेयर का पैसा था, वो 150 से 200 मिलियन डॉलर अच्छा 150 से 150 लेकर से 200 200 मिलियन मिलियन डॉलर्स। डॉलर खर्चा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें से 60% निकालें, इस तनख्वाहों की मद में जो करप्शन हुई है, हुँ। तो आप 200 मिलियन डॉलर का 60% निकालें, डॉक्टर साहब जानते हैं, भट्ट साहब जानते हैं, भट्ट साहब क्या बनेगा गालिबन तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अमीर हो गए। 120 मिलियन डॉलर तो ये करप्शन हुई है, नहीं, तो वो सीधी-सी बात है ना अगर कि इसको हम बहस बना के यानी बात जो करें। 1 बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट था, इसने हुँ। कुछ लोगों को अमीर बना दिया। ये बात तो भी दुरुस्त है, एक हाथ से अगर पॉज़िटिवली हम देखें तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप भट्ट साहब से बात करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये मैंने भी कुछ थोड़ी-सी तहकीक की है, कुछ दोस्तों से बात की है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने चलो 2 ढाई करोड़ का, मुझे तो किसी ने कहा था जी 50 लाख के इर्द-गिर्द जो है ना दरख्त लगाए गए हैं। तो आपकी क्या मालूमात है और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसको मिस्टर क्लीन भी कहते हैं, सादिक अमीन भी कहते हैं और माशाल्लाह कई जो करप्शन के बड़े-बड़े स्कैंडल्स हैं, उनको पीटीआई को मुंसलिक किया जा रहा है उनके साथ। तो फ्लोर इज़ योर्स। डॉक्टर साहब वो डिटेल तो प्राचा साहब ने दे दी है।
अब इतनी मेगा करप्शन हुई है कि उससे कहूँ तो मेरी अकाउंटेंसी भी जवाब देती जा रही है। सही है। यानी करप्शन इस लेवल की हुई है कि आप देखिए, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाएं जनाब, जब ये के अपनी हुकूमत बनाने आ रहे थे तो शोर था पीटीए कि सुनामी आ रही है। जी, जी। सुनामी किस चीज को कहते हैं? तो भाई बर्बादी। समुद्री तूफान जो तबाही और बर्बादी लाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये तबाही बर्बादी उन्होंने ले आई है, लेकिन बंदा सादो को अमीन है। सादिक जी, मोहम्मद। ये आप ना कहें, बंदा सादो को अमीन है। ये करप्शन, ये तो मामूली करप्शन है। मुझे ऐसी कोई चीज बताएं जिसमें करप्शन नहीं हुई। दरख्तों की करप्शन को छोड़ दें, चीनी में जो करप्शन हुई, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की वो करप्शन उसमें हुई। गंदम में जो करप्शन हुई, वो फिर साहब कहते हैं 2.5 साल हुकूमत करने के बाद कहते हैं यार मुझे तो 2 साल पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। वो मेरे भाई, ये कोई तजर्बा क्या है, कोई लिबर्टी या पाकिस्तान या क्या है ये, जहां इंसानों को खून चूसा जा रहा है, लोग भूखों प्यास से मर रहे हैं, रोटी खाने को मिल रही है और आप तजर्बे कर रहे हैं। भाई देखिए अगर आपको पहले ही पता चल गया था कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसी वक्त अगर आप अच्छे होते, अगर आपको पाकिस्तान से हमदर्दी होती, अगर पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी होती, तो आप उसी दिन कहते भाई मैं रिजाइन कर दूं, मुझे नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है, लिहाजा किसी नए बंदे को लेके आओ। लेकिन यार वैसे उसका कसूर भी क्या हुई थी कि उसने उसकी जो काबिलियत थी वो 10 आदमी को फील्ड में मैनेज करने की थी, ठीक है जी, क्रिकेट में। तो आपने उसको 22 करोड़ लोगों का बना दिया, सरबराह बना दिया, तो प्रॉब्लम तो आने थे ना। फिर ये है कि लोग ये कहते हैं कि करप्शन उसने नहीं की, उसके साथियों ने, दोस्तों ने की है, तो इसका कसूर तो नहीं है ना? करप्शन उसके फर्ज करते हैं, 1 मिनट के लिए फर्ज भी कर लें, हालांकि करप्शन खुद भी की है, ये बनी गाला की करप्शन नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे? यानी 15 लाख रुपए देकर 3,500 जो स्क्वायर माइल जो जगह है उसकी, उसको उस पर आपने कोठी बना ली है। और फिर जब पता चला उसको रेगुलेशन भी नहीं है, रेगुलेटरी से क्या मुराद है उनकी, ये जमीन उसकी अपनी थी ही नहीं, ये जमीन थी खालसा गवर्नमेंट की, जिसमें उसने जो कोठी सारी बनवाई है आपने। और फिर ये बना रहा है मदीने की रियासत, क्या मदीने के रियासत में जो मदीने के सरबराह थे वो 3,500 की कोठी में रहा करते थे, नहीं, या नहीं, एक उनको एक झोंपड़ा था जहां वो रहा करते थे बाकी लोगों की तरह? नहीं, लेकिन तो बट ये साहब, ये जो मुझे लोग कहने वाले कहते हैं चलो जी, और नहीं तो कम से कम उसको ये पता लग गया कि अपनी ज़मीन या अपनी कोठी को, बनी-गला को रेगुलराइज़ कैसे करना है, ये उसको तजर्बा हो गया। उसको ये पता लग गया कि अलीमा बाजी का कितने अरबों के हिसाब से था उसका, तो उसको भी कितने करोड़ देकर वो भी रेगुलराइज़ हो गया। उसको ये बिल्कुल पता था कि एक बहनोई को जो है ना, वो खाली नहीं कर रहे थे उसकी कोठी, तो उन्होंने पुलिस वाला बदला, सिटी पुलिस लाहौर, तीन तीन बदले। नहीं, आखिरी में जो उन्होंने बदला, भाई चलो जी ये ठीक करते हैं। लास्ट लास्ट वन कामयाब हो गया उसमें। तो मतलब कुछ न कुछ सीख रहा है ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ पता उस बेचारे को? डॉक्टर साहब, अब सिर्फ बीमारी ये है कि जब ये सीख के एंड पर पहुंचेगा ना, सीखने के एंड में, उस वक्त ये मुल्क पाकिस्तान खुदा ना करे ये रहेगा नहीं। अगर इसी तरह के ये तजर्बात करते रहे ना, जिस तरह तजर्बे ये कर रहे हैं, असल में प्रॉब्लम ये हुआ जी, बनाने वालों को खुद नहीं पता चला कि ये हुआ क्या है उनके साथ। बना तो लिया उन्होंने से, उन्हें कहा जी आउटस्पोकन, असल में वो धरने शरने दे रहा था, उन्होंने समझा यार बड़ा जज्बाती है, आपने बहुत कुछ काम शाम कर लेगा, लिहाजा चलो इसको चांस देते हैं। अब वो भी फंस गए हैं, दूसरे दो भी नाराज हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज हैं, नून लीग वाले भी नाराज हैं। आप इसको निकाल के लाएं किसको? वो भी एक मुसीबत में फंसे हुए, खुद ही बेचारा कह गई गलती हो गई है, अब उस गलती का खमियाजा तो भुगतना है पूरी कौम ने। ये डे वन से यही मसाइल पैदा हो रहे थे। और ये कहता तजर्बा नहीं है, अगर आपको तजर्बा नहीं था तो आपने केपीके में जो 7 साल हुकूमत की है ना, आपने 5 साल पूरे आपने हुकूमत वहां लगाई, वहां क्यों लगाई? क्या उससे सीख सकते थे? अगर वहां से भी आपने नहीं सीखा, तो जब अभी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इलेक्शन के दौरान आप थे, उनके पास 300 बंदों की एक्सपर्ट टीम मौजूद है, और वो टीम जो है इंशाल्लाह सारे मामला चलाएगी, वो सारे मामला करेगी। पता नहीं 50,000 नौकरियां देंगे, यूरोप से लोग आया करेंगे। पता नहीं, आप तो यूरोप से गए नहीं है, ना मैं गया हूँ ना परादा साहब गए हैं यहाँ से। वहां नौकरियों की जब विवाद पड़े हुए, इतनी नौकरियां हैं कि लोग लोगों के घरों में जा रहे हैं हुकूमत वाले कि यार नौकरी है, कोई नौकरी फिल करो, इसको नौकरियां ढूंढने मिलने नहीं है वहां पर लोग। 50 लाख उसने कहा था कि मकान तमीर कराएँगे और 1 करोड़ जो है नौकरियाँ देंगे। असल में देखिए ये बात ये आती है कि मकान तो अभी तक तो मेरे ख्याल में शायद बने ही नहीं है, ठीक है? नहीं, तो उनके अभी फाउंडेशन भी तैयार नहीं हुई, होगी भी नहीं, जो उनके 2.5 साल रहते हैं तो उसमें फाउंडेशन भी तैयार नहीं होगी। अच्छा, लेकिन उसमें फिर ये कहते हैं जी हमें हालात का पता नहीं था। फिर एक ना ये भी कोई बात नहीं है, भई मसलन
कहते हैं कि हम नए थे, लेकिन उसकी सारी टीम जो थी वही थी जो मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ की थी। तो क्या वो लोग नए थे? बिल्कुल सर, देखिए उसमें भी अज़म मसला है। इसका मसला ये है कि अगर उन्हें इल्म नहीं था हुँ, तो किसने उन्हें कैलकुलेट करके दिया था 50 लाख मकानों का और 1 करोड़ नौकरियों का? हुँ, ये 2 फिगर्स आई हैं ना सामने। हुँ। ये 2 फिगर्स मैं अगर कोट करूँ किसी को तो मैं मुझे तो इल्म होना चाहिए तो फिर मैं कोट करूँगा ना। अगर मुझे इल्म ही नहीं है हुकूमत होती क्या या मुल्क मुल्क चलाए कैसे जाते हैं, तो फिर ये कोट किस लिए किया गया था? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था उस वक़्त तो फिर और उस आपके वक़्त नहीं बल्कि आज भी झूठ बोल रहा है वो। हुँ, तो आपके नज़दीक कोई सादिक अमीन नहीं है ये? सादो अमीन को छोड़ो, हाँ, जो काम इन्होंने किया है वो सबसे बेहतर वो काम ये है कि पूरे मुल्क को झूठ बोलना, हुँ, बदतमीजी करना, इखलाक से घिरी हुई बातें करना, ये कम अज़ कम सिखा दिया है उन्होंने। हुँ। अच्छा एजाज़ कराची बच्चे साहब से लेके बूढ़ा तक आज का ना किसी के वहाँ औरत की इज़्ज़त महफूज़ है इस वक़्त। आप टीवी शो देख लें, वो उस दिन मैं देख रहा था, मेरा है ही नहीं कि ये मियाँ रशीद साहब बड़े बुज़ुर्ग आदमी हैं वो, काफ़ी एज्ड आदमी हैं। वो उस दूसरी तरफ एक नून लीग की लेडी थी और एक पीपल्स पार्टी की लेडी थी, वो जिस अंदाज़ में वो मियाँ साहब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे खुद शर्म महसूस हो रही थी अपने घर में अपनी बीवी के साथ बैठे हुए, वो प्रोग्राम देते हुए मुझे शर्म महसूस हुई, यार एक बुज़ुर्ग आदमी कितनी बदतमीज़ी से, कितनी जाहिलाना अंदाज़ से औरतों के साथ बात कर रहा है। कम से कम औरतों के साथ बात करते हुए इंसान थोड़ा-सा अदब के दायरे में रह के बात करता है। कि हमारी माएँ-बेटियाँ भी तो मौजूद हैं ना, लेकिन उनको उनका इतनी भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी, वो बड़ी फ़राख़दिली से वो बदतमीज़ी से बातें कर रहे थे एक-दूसरे के साथ। एजाज़ कराची साहब से बात करते हैं। अच्छा एजाज़ कराची साहब आपने व्हाट्सएप की बात सुनी, मसलन स्मगलिंग सॉरी गंदम की स्मगलिंग हुई या फ्रॉड हुआ या चीनी का हुआ, वो भी कोई यानी गैस की सिलसिले में बातें हो रही हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके केपीके में एक मेट्रो बस भी बनी है। जी, उसके बारे में ब्रीफली अगर कुछ बता दें तो? सही है। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगा इसका क्या कहते हैं बीबीसी का कि जो उन्होंने क्या कहते हैं अभी 2019 का जो उनका इलेक्शन हुआ, उसमें जो उन्होंने टारगेट रखा था मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मतलब ट्रीज़ के अलावे हवाले से मैं बात करूँगा, प्लांटेशन के हवाले से। तो लेबर पार्टी ने रखा था 100 मिलियन ट्री का। 100 मिलियन ट्री कब तक? 2040 तक। और ग्रीन्स ने रखा था 70 मिलियन का, वो उन्होंने भी रखा था 2040 तक। तो आप सोचें कि इतने एडवांस मुल्क ममालिक वो अपना टारगेट मतलब मिलियंस में रखते हैं, 100 मिलियन, और ये पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का वो रखता है 1000 मिलियन, और वो भी 4 साल में वो करके दिखाता है। तो आपको इसमें करप्शन पता चल जाएगी। अब आते हैं, आपने जो मेट्रो की बात की, मेट्रो अगर आप देखें मेट्रो में मेट्रो कह लें या जंगला बस कह लें, क्योंकि वो तो पसंद करता था जंगला बस कहना। आप यकीन करें कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जब वो पेशावर डेली आते-जाते थे, और जब वो पेशावर जाते थे, मतलब नौशहरा या मर्दान या किसी जगह से पेशावर जाते थे, वापस आते थे, वो उनकी पहचान नहीं होती थी। ऐसे उनके चेहरे मिट्टियों से भरे होते थे। तो हम पूछते थे, यार आप कोई कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया है कि क्या सिलसिला है? तो वो कहते थे, यार वहाँ पे खुदाई हो रही है, और ये पिछले 4 साल तक, 5 साल तक यही सिलसिला जारी रहा। ये अज़ाब उनके सर पे नाज़िल रहा। और ये काम क्यों? कि आपको पता है कि ठेकेदारों की क्या टेक्निक्स होती हैं काम को लंबा करने के लिए, और कमीशन और किकबैक्स देने और लेने के लिए, और करप्शन के मौाक़े पैदा करने के लिए। और उसी पे बस नहीं हुई, बल्कि बनने के बाद आप देखें बसों में आग लग रही। एक में लग गई, दूसरी में लग गई, और इसमें जो किकबैक्स ली गई, जो बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको उनके नाम सुन के बड़ी हैरत होगी कि अच्छा वो नहीं, इसमें थोड़ी मैं मुवाज़ना ये कराना चाहता हूँ कि यानी एक मेट्रो बनी है पिंडी और इस्लामाबाद में, ठीक है जी? ये बनाई है नून लीग के लीडरों ने या उनकी हुकूमत ने बनाई है। उनको कहा जाता है ये डाकू है, चोर हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने ये 22 अरब में बनाई थी, ठीक है? और 11 महीने में तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, अप एंड रनिंग। तो आप बता सकते हैं कि जो केपीके में बनी है, सादिक अमीन जो टीम है, सादिक अमीन की जो टीम है, उसने क्या गुल खिलाए हैं, ये बताएँ? डॉक्टर साहब असल में थोड़ा बहुत तो हम एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी कह सकते हैं कि वक़्त के साथ आया, लेकिन आपकी बात ठीक है कि 5 गुना ज़्यादा रकम में बनी। कितनी लगी? 5 गुना 130 लगे ना इसमें। उसपे के आपने क्या बताया कितने लगे थे? 30 लगे थे शायद किसके? पिंडी वाली पे।
नहीं, इंडिया 22 और अरब, 22 अरब। 22 और इस पे 130 पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा। तो यानी तो आप ये सोचिए इतने सादिक अमीन हैं कि इन्होंने जिन्होंने 22 अरब में बनाई है वो चोर डाकू हैं। जिन्होंने हाँ, 120 में बनाई है और 4-5 साल लगाए वो सादिकुल अमीन हैं। तो बस आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें। असल में डॉक्टर साहब पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ये एक बैनुल-अक़वामी दबाव का नतीजा है अच्छा। और लाने वालों को खूब पता था कि वो किसको लेकर आ रहे हैं और उस वो क्या गुल खिलाएगा। उनको पता है ये प्री प्लान था, वेल ऑर्गेनाइज़्ड था। हुँ, अगर आप चीनी की करप्शन देखें, ये ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई गलती से हो गया, ये वेल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है हुँ। और पूरे 20 करोड़ अवाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जुर्म है। और इसी तरह से ये सुनामी हो गया या इसी तरह से ये बीआरटी हो गया या मालम जब्बा हो गया, ये सब करप्शन के स्कैंडल प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। जब जहाँ तक ये इसका सवाल है धोखा देने का कि इतने घर देंगे, इतने जॉब्स देंगे, ये कुछ करेंगे, तो वो तो उनको इसलिए करना था कि जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें 4.6 तक चली गई थी ग्रोथ रेट। 5 जीडीपी 5.89 यस। जीडीपी 5 तक जा रही थी। अगर नहीं, हम उसको थोड़ा 5.89 जो ना हाँ जी, मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली जो रिकॉर्डेड है यूनाइटेड इंटरनेशनली नेशन कह रहा हूँ हाँ, 5.89 ये तो मुझे पता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए माइनस में ग्रोथ चली गई और ये नहीं होता कि इसमें चूँकि खुद मेरी इकोनॉमिक्स मेरी फील्ड है, मुझे पता है, इसमें तो 0.0001 मैटर करता है और आप 5 से गिरा के माइनस पे ले जाते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत मैं समझ रहा हूँ कि ले जाया जा रहा है मुल्क को एक तरफ। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होना है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए तो ये सरासर तबाही और बर्बादी है। एक खुशफ़हमी और एक मंसूबासाज़ी। अब आप देखें सोशल मीडिया तो तारीफ़ों से भरा हुआ है। लेकिन ये जिसको ये लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं और मैं इसको 3rd क्लास जनरेशन वॉरफेयर कहता हूँ। अपने ही अवाम के खिलाफ एक घिनौना खेल खेलना, आप इसको 5th जनरेशन कैसे कह सकते हैं? अपने ही अवाम को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके उनको बताना कि सब अच्छा है, सब अच्छा है और जो है तो क्या वो ज़मीन पे नहीं रहते? ये इंटरनेट पे रहने वाले, ये ट्विटर, फ़ेसबुक और ये सोशल मीडिया को ऑपरेट करने वाले जब हुकूमत करने के लिए गलियों पे उतरते हैं, स्ट्रीट पे उतरते हैं, तो फिर उनके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, ये पासवान साहब आप यानी मैं एक इनके जो ना क़यादत पर जो इल्ज़ामात हैं उसके बारे से बात करना चाहता हूँ। वो बात कर रहा हूँ जो कि कोर्ट में है, यानी फॉरेन फंडिंग केस जिसको कहते हैं। उसमें सिर्फ़ ये कहा जाता है कि 6 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में इतलात वो यानी ये इनसाइडर ने जो बताया था, ठीक है जी? वो 6 यानी सॉरी अकाउंट्स हैं जिनके बारे में तफ़सीलात नहीं दी जा रही और उनमें से एक अकाउंट में सिर्फ़ $2 मिलियन हैं। तो वो यानी फॉरेन फंडिंग केस कितने 5-7 साल से पड़ा हुआ है, तो उसका कोई हल क्यों नहीं हो रहा भाट साहब? सर मैं अगर मुझे इजाजत दें तो मैं प्रार्थना साहब के लिए एक आध मिनट में एक दो हाँ जी, बातों व्हाई का नॉट व्हाई नॉट? मुवाजना करूं। वो जो ट्री का ये मुवाजना कर रहे हैं ना यूरोप के साथ, यार यूरोप के लोग लेजी लोग होते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते। पठान लोग जो है मजबूत आदमी है। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, देखें सड़कों पर पत्थर तोड़ता है दिन रात, तो थकते नहीं है। अच्छा, यानी एक पठान 10 इंसानों के बराबर काम कर सकता है। तो जो भी आपके पास व्हीकल टाइम स्पेंड करें तो बराबर हो जाता है मसला। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसी तरह मेट्रो का जो है आप कह रहे हैं ना, या मेट्रो की इससे बड़ी खासियत क्या होगी कि जो पंजाब में यानी पिंडी लाहौर में मेट्रो चल रही है उसमें आप पेट्रोल डालते हैं और वहां बगैर फ्री पेट्रोल की गाड़ी चल रही है धक्के दे के अपने पेट्रोल की बचत का भी तो आप अंदाजा कर लिया करें ना कुछ कितनी बचत हो रही है उसमें। अच्छा, अच्छा। लिहाजा ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो मैं आपका सवाल ही भूल गया। आपने कोई सवाल किया था मुझसे तो मैं इसी चक्कर में पड़ा रहा कि फॉरेन फंडिंग जो है केस हाँ फॉरेन फंडिंग जनाब नैप आजाद है तो फॉरेन फंडिंग की क्या बात कर रहे हैं आप। तो वो ये केस नैप जो बनी है सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाई गई है। अच्छा, अच्छा, और फिर कहते हैं कि ये नैप तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाई थी। या नवाज शरीफ ने जरूर बनाया था लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था मैं बना रहा हूँ आपको मेरे पीछे ही पड़ जाना किसी और को पूछना तक नहीं है। ये जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है ये पुराना केस है, डे 1 से ये केस चला हुआ है। लेकिन इसके लिए कोई ना तो नैप वाले किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था इल्जाम लगाने के साथ ही। ये नहीं इंतजार किया गया था कोई कोर्ट फैसला करेगी तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहाँ केस पर केस चले जा रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उनको।
वो जंगी तरीन को क्या हुआ? वो बेचारा भी तो इन्हीं के साथ चल रहा था ना, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उस पर केस क्यों नहीं चल रहा है अभी तक? बाकी हर एक पर मौलवी फजल रहमान पर भी इल्जाम लगा देंगे। यानी जो आदमी आवाज उठाता है हुकूमत के खिलाफ, जो आदमी में आवाज उठाता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसके ऊपर तो केस खुल जाते हैं फौरन। बाकी बाकी इंतजार में बैठे हुए हैं कि भाई जो मर्जी फ्रॉड होता रहे, जो मर्जी करता रहो। इनकी हुकूमत की नालायकी का आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इनको इस चीज का पता नहीं चलता कि कौन आदमी किस वजारत के लिए फिट आता है आपके पास। यानी वो हमारे पिंडी वाले साहब जो हैं शेख रशीद साहब, वो रेलवे की वजारत में फेल हुए, कंप्लीट फ्लॉप। 100 कुछ एक्सीडेंट बता रहे हैं टोटल, छोटे बड़े मिला के 100 सम एक्सीडेंट उनके देर में हुए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई रेलवे में किसी किस्म की, लिहाजा उनको तरक्की देकर वजीर दाखिला बना दिया गया। यानी वो शख्स जिसके मतलब ये कहा जाता था कि मैं उसका अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा, उसको वजीर आजम का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो वजारत होती है वजारत दाखिला की होती है, वो उन साहब को लगा दिया गया पर भाई चलो वहां तो नहीं कुछ बैठा, इसका पट्टा बैठा दो। ये वो चीजें हैं जिन्हें देख के इंसान महसूस करता आए या ये हुकूमत करने के लिए आए हैं, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए आए हैं, अवाम के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, या ये अपनी बदमाशी में चली हुई है, गैंग हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही है उनको। अब अंदाजा लगाएं मुराद सईद जैसे वो जुल्फी बुखारी जैसे जहां बशीर हों, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, नाइस खूबसूरत नौजवान है, लेकिन यार खूबसूरती के लिए और बहुत सी चीजें वो करो जो कि करना है आपने। सेहतमंद आदमी में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इस मुल्क को कुछ शर्म करो। इस मुल्क के लिए तबाही के बायस तो मना ना बनो आप। ये तो मुल्क की तबाही का बायस बने हुए हैं ये। अच्छा, एजाज कराची साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस है, इस पर कोई आप थोड़ा सा तबसरा करेंगे? ज़रूर डॉक्टर साहब असल में जो आपने अभी फरमाया कि इसकी फ़ाइल क्यों नहीं खुलती या इस पे काम क्यों नहीं होता, तो इसमें बड़े-बड़े पर्दानशीनों के नाम आते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर ये पर्दा उठेगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उनको भी अपनी चमड़ी बचानी है। ये फॉरेन फंडिंग आई कहाँ से थी, कोई अंदाजा है? असल में डॉक्टर साहब ये इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान को हम कभी-कभी बहुत अजीब तरह से यूज़ कर लेते हैं। जैसे इमरान खान के मुतालिक है कि वो जी यू टर्न लेता है। अगर हम इसको सीधा-सीधा उर्दू में कहें कि झूठा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में उसके चेहरे से पर्दा उतरेगा। यू टर्न अब बहुत से लोगों को नहीं समझ आती। यानी झूठा कहने से आम आवाम को पता चल जाता कि क्या कह रहे हैं। यू टर्न लेने से 50% को तो पता नहीं यू टर्न क्या बला किस बला हाँ, का नाम है, अच्छा, वो बिल्कुल। समझ नहीं आती ना। इंटेंट झूठ आपसे होना मैं एक चाहिए। सवाल करना चाहता तो हूँ, वैसे मेरे इसी तरह फंडिंग की तरफ आते हैं। जी। अच्छा, एक मिनट सुनिए सुनिए, 1 मिनट, टाइम मेरा थोड़ा रह गया। तो एक बात ये है कि हमें तो ये कहा जाता है, कुरान में है सूरत अल-माइदा आयत नंबर 1, है ईमान वालों अपने मायदों का या वादों का पास करो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लीडर वो अच्छा है जो यू टर्न करे। क्विकली कहेंगे इस पर कुछ? डॉक्टर साहब देखिए जैसे यही बात हो रही है कि वो झूठ बोलता है। सिंपल बात ये है कि वो झूठ बोलता है। असल में सीधी-सी बात है डॉक्टर साहब कि वज़ारत उज़्मा के लायक तो ये शख्स नहीं था। लेकिन उन्होंने चूँकि डालने वाले हैं वो लेकर आए इसको। ये तो मतलब एक आम अगर स्पोर्ट्समैन है, चले क्रिकेट खेल लिया, आप सारा दिन क्रिकेट खेलें, एक प्याली चाय की नहीं बनती उससे। क्रिकेट से क्या होता है, थोड़ी-सी रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और बाकी उसमें स्किल्स और एक्सपर्टीज़ कुछ ऐसी नहीं थी, ना तो वो कोई इकोनॉमिस्ट था जो चेंज करता, ना वो तो उससे झूठ ही बुलवाने के लिए लेकर आया गया, तो वो यही तो बोलेगा और अब वो क्या करेगा? झूठ ही उसने बोला ना, जो आपने उससे बुलवाना है, जिसके लिए आप उसको लेकर आए हैं, तो वो यही बोलेगा। मसला ये है कि झूठ बोले तब भी उसको मुखालफत नहीं होती, आर्मी वालों को कुछ कहे तब भी कोई नहीं होती। अगर वो ये कहता था जी, वो बाहर से लोगों को कहता था भी पैसे ना भेजो, यानी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होता था, तब भी कोई कुछ नहीं कहते। अगर बाहर के मुल्कों को कह रहा था कि इनकी मदद ना करें, तब भी उसको कुछ नहीं कहता। आखिर वजह क्या है इसकी? जिसको कहते हैं मेरा लाडला। लाडला किसका लाडला है? देख लें, आहिस्ता सा पर्दा उठ रहा है, पता चल जाएगा किसका लाडला है वो भी। डॉक्टर साहब ऐसा मुमकिन तो है भट्ट साहब, लेकिन ऐसा अभी लाडला नहीं है। और लाडले को भी जिसका लाडला है वही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब ये कहें और अब ये कहें, अब ये कहें, ये कहें। अपनी मर्ज़ी से वो नहीं कह सकता। तो कौन देता है? तो जो लेकर आए हैं वही देते होंगे, ज़ाहिर बात है। जिनका लाडला है। जिनका लाडला है। अच्छा, 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 ठीक। अच्छा देखिए, अब मसला ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेट्स कम टू दैट।
भाई सुना है कि मिस्टर दुरानी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई और एक इंटरव्यू में भी कहा, कल मैंने किसी जगह पढ़ा भी है, कहते हैं जी ये इन ट्रैक टू जो बातचीत है वो जारी है। तो इसका क्या अंजाम होगा? डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से तो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट फँस चुकी है मुकम्मल तौर पे। अच्छा, अगर एक तरफ देखें तो जो इमरान खान है, जो फ्रैंकस्टाइन्स का खान है, फ्रैंकेनस्टाइन? वो फ्रैंकेनस्टाइन का अच्छा, फ्रैंकेनस्टाइन का खान उनका अपना ही तख्लीक करदा वारिस उनके लिए अब फ्रैंकेनस्टाइन बन चुका है। अच्छा, अच्छा। वो उनको चैलेंज कर रहा है। हुँ, और दूसरी तरफ देखें तो नवाज़ शरीफ ने भी उनको शह-मात दे दी है, चेकमेट्स कर दिया है। यानी चेकमेट तो कर दिया। जी, जब उस नवाज़ शरीफ ने आप नहीं, एक मिनट सुनिए, चेक आप क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चेकमेट हो गई है? वो तो हो चुकी है, वो तो अब सोच में तो पड़े हुए हैं, तो यही तो चेकमेट्स है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि नवाज़ शरीफ ने चेकमेट्स देने से पहले ज़रूर सोचा होगा, अगर वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तारीख़ से सबक सीखना चाहिए कि तारिक इब्न ज़ियाद के साथ क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, मुसलमानों की तारीख़ इस्लाम की बढ़ी हुई है। तो ये चेकमेट्स देने से पहले उसने सोच लिया होगा कि वो कश्तियाँ जला रहा है। तो जब कश्तियाँ जलाई हैं, तो वापस जाने के लिए नहीं जलाई हैं। तो ज़ाहिर बात है ये ऐसा चेकमेट्स है कि अब डू और डाई के अलावा कोई चांस नहीं है। अच्छा, को भी समझ क्विकली आ रही है। बट साहब आप किस पर कहना चाहेंगे? कुछ टाइम थोड़ा रह गया है। भई सर ये बात असल में ये है कि डू एंड डाई वाला मसला तो जरूर है, लेकिन इस डू और डाई में जो नुकसान होगा वो मुल्क का होगा। इस डू और डाई में जो नुकसान होगा वो गरीब आवाम का होगा। ये तो पॉलिटिशियन हो, फौजी जर्नैल हो, जजेस हो, इन्होंने तो अपनी जिंदगी एंजॉय करके गुजारी होती है, और जब रिटायर होते हैं फिर भी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, जजीरे खरीद के मजे से रह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट खरीद के रह रहा है। मुसीबत ये है कि इस डू और डाई के मसले में एंड रिजल्ट होगा मेरा और आपका, हम जैसे लोगों का, जो वहां मेहनत कश लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है असल में। इस बारे में एस्टेब्लिशमेंट को आउट डेफिनेटली आउटकम सोचना चाहिए। आपके नज़दीक आउटकम क्या होगा? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं सर होगा। अच्छा, दे इमरान खान मेरे नजदीक जो है 2.5 साल रोते पीटते झूठ बोलते कराते हर काम करते हुए गुजार देगा ये अपना, और अच्छा। मुल्क को इस नर्ज पर लेके चला जाएगा कि वहाँ वजीर आजम के होगी, असामी के लिए दरखास्तें होंगी, लेकिन दरखास्त देने वाला कोई नहीं होगा। इस मुल्क का यही हाल वो करके जा रहा है इस वक्त। वहाँ जरूरत है एक वजीर आजम की, बाखुदा दरखास्तें कोई नहीं देगा क्योंकि उसकी इस हालत में पहुंचा रहा है ये बदकिस्मती के साथ। अच्छा, और ये किसी के कंट्रोल में भी नहीं होगी ये बात, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन गुजरता दिन जो जा रहा है ना, वो पाकिस्तान की माशी हालत को, बाकी चीजों को भी, लेकिन बिलखुसूस माशी हालत को तबाही के दाने की तरफ लेके जा रही है। और ये वो सुनामी आएगा फिर, जिस सुनामी की वो ऐलान करते फिर रहे थे, वो सुनामी अभी आना है, अभी सुनामी आया नहीं है, वो सुनामी नहीं आना है यहाँ पे। अच्छा, प्राची साहब इसको आप देखिए, इसके प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान के बेशुमार हैं, ठीक है जी। और जो उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही कर रहा है, कहते हैं जी ये गद्दार हो गया। सीधी सिंपल सी बात है, एक मायार उन्होंने रख दिया, या इंडिया का एजेंट हो गया। आज कहीं तो ये भी नहीं पता चलता कि कितने लोगों को उन्होंने इंडिया का एजेंट बना दिया। अच्छा, ये इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो सी पैक है, उसका भी कोई रोल है? मैं डॉक्टर साहब उसी तरफ आना चाह रहा था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में मेन रोल इस सी-पैक का ही है। क्योंकि पाकिस्तान ने सी-पैक प्लान करते वक़्त मकामी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताकतों को एतमाद में नहीं लिया। आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और अभी मसला वसाइल का नहीं है, इकोनॉमिक मसला जो है वो मार्केट्स का है। वसाइल तो हर एक के पास बेहिसाब है। चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, यूरोप प्रोड्यूस कर रहा है, इवन गरीब ममालिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मार्केट्स का मसला है। तो उसने चूँकि एतमाद में नहीं लिया, तो उन ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना दिए हैं जो एंटी और इन फेवर ऑफ सी-पैक हैं। तो कुछ ताकतें सी-पैक के हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं। वो आपस में ही खाना जंगी की तरफ बढ़ रही हैं। जो चाह रहे हैं कि सी-पैक को कामयाब कराया जाए और कुछ चाह रहे हैं कि उसको नाकाम करवाया जाए। तो पर्पसली एक एक क्लैश जा रहा है उनके बीच में। ये बाकी जो गेम सेटअप हो रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। ये सब छोटी-छोटी गेमें जो हो रही हैं, ये तो एक उसी सिलसिले की कड़ी है। बुनियादी तौर पे सी-पैक ही मसला है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की मार्केटें फ्लड होने जा रही हैं इस सी-पैक के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स का फ्लड आएगा। अब चूँकि इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, इससे यूरोप की मार्केट सफ़र होंगी, इससे अफ्रीका, अरब कंट्रीज़ और ये सारे सफ़र होंगे। इवन इंडिया इससे सफ़र होगा। ना सिर्फ
अच्छा, सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं। ये बताएं कि इसका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकलेगा, या जिस तरीके से बट साहब कह रहे हैं कि जैसे कैसे है ये 5 साल पूरे कर लेगा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर साहब, इतनी अनसर्टेनिटी है कि अभी पता नहीं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जनवरी फरवरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी तो प्रेशर दोनों तरफ से डाला जा हाँ, गड़बड़ का इम्कान है, बिल्कुल। हाँ, प्रेशर तो दोनों तरफ से डाला जा रहा है। मतलब ये कि अगर फर्ज के बैकडोर कोई डिप्लोमेसी हो रही, कोई चैनल बातें कर रहे हैं, तो शायद गिव एंड टेक पे कुछ बात हो रही है अपोजिशन के साथ। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों की नीयत साफ नहीं है। आपने देखा फजल रहमान का धरना खत्म करवाया गया, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में चीटिंग की गई। तो दोनों तरफ ट्रस्ट का डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो है तो सूरत हाल बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता क्या होने वाला है, अच्छा, लेकिन कुछ अच्छा होने नहीं वाला। भट्ट साहब से पूछूं। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएं कि भट्ट साहब भाई, आप कह रहे हैं कि जैसे कैसे है ये अपने 5 साल पूरा करेगा, लेकिन पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ी करेक्शन मैं करूंगा। यानी जब मैंने कहा कि 5 साल पूरे करेगा, इसका ये मुराद नहीं कि इमरान खान नहीं करेगा, पीटीआई की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अच्छा, 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 ठीक, ठीक। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सादो को जगह। इमरान खान विद सादो का अमीन और विदाउट सादो का अमीन अच्छा, अच्छा, यानी इमरान खान माइनस इमरान खान कोई भी और हो भी। सकता है जी। अच्छा, ठीक। अच्छा, लेकिन मसलन क्या जो पीटीएम है इस चीज़ को मान लेगी? पीडीएम को अगर मेरे ख्याल में इमरान खान को जवाब देकर घर भेज दिया है तो पीडीएम बड़ी खुशी से बैठ जाएगी। वो जो उनको बयानिए हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लंबे चौड़े, मेरे ख्याल वो स्टैंड नहीं करेंगे। अच्छा। चलें, अच्छा इसी नजर नहीं आते, ना माजी में ऐसा कभी हुआ है, ना मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। अच्छा, प्राचा साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। डॉक्टर साहब, चूँकि जैसे मैंने बताया सूरत हाल तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। इसमें कुछ चीज़ यकीन से नहीं कही जा सकती। गो कि बातचीत चल रही है साथ के साथ, मुमकिन है ज़्यादा चांसेस हैं 80% के शायद अमन हो जाए माइनस इमरान खान के साथ। अच्छा, इसी पर ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, आपने डिस्कशन सुनी, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। हमारा मकसद किसी एक को टारगेट करना नहीं था, लेकिन ये हक़ाइक़ थे जो हमने बयान किए। किसी को पसंद आएँगे, किसी को पसंद नहीं आएँगे। और प्लीज़ ये भी नोट करें कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी नाज़ुक है, और मेरी मेरी जो अपनी ओपिनियन है कि अगले यानी जनवरी में या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी में हालात बदल जाएँगे, कोई न कोई तब्दीली, मेजर तब्दीली आएगी। और मेरी अपनी जो ओपिनियन है, जितना जल्दी इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत जाएगी, इतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये मेरा अपना ख्याल है। आई लीव इट एट दैट एंड सी यू अगेन।